नमस्कार साथियों। हमने पिछले दोनों अध्यायों में राजस्थान के दो भौतिक स्वरूप पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन किया। अब इस अध्याय में हम जो शेष दो भौतिक स्वरूप बचे हुए हैं, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं लेक्चर उसका समय है वो सीमित रखना चाहता हूँ, छोटे बनाना चाहता हूँ लेक्चर, लेकिन जो सामग्री है उसको तो मैं अधूरी नहीं दे सकता। सामग्री तो जो पूर्ण है वो ही मेरा देने का प्रयास रहेगा। और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको न तो बड़े लेक्चरों का कोई ऐतराज है और न उनको नींद आती है जब तक कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते। फिर भी मैं लेक्चर छोटे रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा ये जरूर रहेगा कि मैं सामग्री है वो उसमें कटौती नहीं करूंगा, वो पूर्ण जो सामग्री है वो देने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के शेष दो बचे हुए भौतिक स्वरूपों की। तो अगला जो भौतिक स्वरूप है वो हम लेते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो टेथिस सागर का ही अवशेष है। निर्माण की दृष्टि से हम देखें तो पूर्वी मैदान का जो निर्माण है अरावली, उसके पश्चात दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और तीसरे स्थान पर पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्वी जो मैदान है उसका जो विस्तार है वो अरावली के उत्तर पूर्व है, वह दक्षिण पूर्व में है। पूर्व में इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उससे हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से हुआ। ये राज्य के कुल 23% जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है, जहां राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। ये राज्य का सर्वाधिक सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश है। ये प्रदेश 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा अरावली पर्वतमाला से अलग होता है और 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा यह दक्षिण पूर्वी पठार से अलग होता है। पठार से अलग होता है अर्थात ये इन दोनों के बीच में स्थित है। ये भौतिक प्रदेश राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ है ये उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। इस प्रदेश में जो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कुओं एवं नलकूपों द्वारा होती है। नलकूपों द्वारा होती है, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं, उनसे होती है। अध्ययन की दृष्टि से हम पूर्वी मैदान को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो भाग है वो है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा जो बेसिन का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी जयपुर, उत्तर पूर्व जयपुर,
दौसा वह भरतपुर में है। इस बेसिन का निर्माण बाणगंगा नदी द्वारा हुआ है। बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है। ये जो बेसिन है ये गेहूं, जौ, सरसों व सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सब्जियों के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। गेहूं जो जयपुर में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होते हैं। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन है वो भरतपुर में होता है। जैसा कि आपको ध्यान है कि भारत में राजस्थान सरसों उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। भारत के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन राजस्थान करता है। इसका हम विस्तृत अध्ययन फसलों वाले अध्याय में करेंगे। और सब्जियों का उत्पादन कोटपुतली और इस क्षेत्र के आसपास पर्याप्त मात्रा में होता है। अब अगला बेसिन, इस बाणगंगा बेसिन की जो दक्षिण सीमा है वो चंबल बेसिन से तय होती है, निर्धारित होती है। दक्षिण पूर्वी जो सीमा है वो चंबल बेसिन से निर्धारित होती है। अब अगला बेसिन है वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का विस्तार कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में है। ठीक है। चंबल बेसिन की जो उत्तरी जो सीमा है वह बाणगंगा बेसिन से निर्धारित होती है और दक्षिण जो सीमा है वो दक्षिण पूर्वी पठार से तय होती है। चंबल बेसिन का निर्माण है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। चंबल नदी में अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक हुआ है। अवनाली का अपर्दन चंबल नदी में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन हुआ है। मतलब चंबल की धाराओं की वजह से गहरी गई खाइयां, गड्ढे बन गए, जिससे वहां पर उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? उत्खात उत्काल स्थल आकृतियां वहां पे बन गई हैं। चंबल नदी में अपर्दन से जो कंदरायुक्त क्षेत्र वहां निर्मित हुआ है उसे बीहड़ कहते हैं। बीहड़, ये जो क्षेत्र है वो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख जो फसलें हैं वो हम देखें तो सोयाबीन प्रमुखता से है। अब अगला जो बेसिन है वो है बनास बेसिन। बनास बेसिन, इस बेसिन की जो उत्तरी जो सीमा है वो अरावली पर्वत से तय होती है। उत्तरी सीमा है अरावली प्रदेश और जो दक्षिण पूर्व सीमा जो है वह विंध्य कगार से तय होती है। विंध्य कगार भूमि से। क्लियर? ये इन दोनों के बीच में स्थित है। बनास बेसिन का जो विस्तार है, बनास बेसिन का जो निर्माण है
वह बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। बनास बेसिन का जो विस्तार है वो है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में है इसका विस्तार। इन जिलों में इस बेसिन का विस्तार है। इस बेसिन में नीस और ग्रेनाइट चट्टानें भी हैं। नीस व ग्रेनाइट चट्टानें हैं। चलिए, बनास बेसिन का ही एक भाग, या यूं कहें कि जहां से बनास नदी गुजरती है राजसमंद में, क्योंकि इनका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, तो वहां से जब ये निकलती है तो राजसमंद में जो पठारी भाग है, जो पिंडमांड का मैदान, सॉरी पिंडमांड का पठार, वहां पर कुछ उपजाऊ भाग भी है जिसे छोटा मोटा, उसे पिंडमांड का मैदान भी कहते हैं, वहां से भी ये निकलती है, वो ही बनास बेसिन का ही भाग है। अब जो अगला जो बेसिन अपना बचा है वो है माही बेसिन। माही बेसिन की जो उत्तरी सीमा है वो बनास बेसिन से निर्धारित है, और जो दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग से दक्षिण सीमा मालवा के पठार से, इनके बीच में ये बेसिन है। इस बेसिन का निर्माण माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जल और मिट्टी से हुआ है। इस बेसिन का जो विस्तार जब हम देखें तो वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी भाग व चित्तौड़गढ़ का दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में इसका विस्तार है। इस बेसिन को बागड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बागड़ बेसिन। हमने पिछले अध्याय में, राजस्थान का सामान्य परिचय वाले अध्याय में पढ़ा था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो प्राचीन नाम है, या प्राचीन काल में उन्हें किस नाम से जाना था? बागड़ के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से, उस क्षेत्र में होने की वजह से इसको बागड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसी बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 ग्रामों का समूह है, 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान इसी बेसिन में स्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। इसके अतिरिक्त ये बेसिन है वो वनाच्छादित है, माने सर्वाधिक वनों की जो संख्या है, सर्वाधिक जो वन्य जो क्षेत्र है वो इसी बेसिन में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है इस बेसिन में। तो इस तरह से पूर्वी मैदान को हमने 4 भागों में विभक्त करके इसका अध्ययन किया। अब हम अगला जो भौतिक स्वरूप है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, चौथा भौतिक स्वरूप। पठारी भाग निर्माण की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला के बाद में दूसरे स्थान पर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। क्लियर? इसका निर्माण
दक्कन लावा, लावा मिश्रित सेल, लावा मिश्रित सेल व विंध्य सेल के सम्मिश्रण से हुआ है। क्लियर? इसका निर्माण लावा मिश्रित सेल व विंध्य सेल के सम्मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठार है वह मालवा के पठार का, मालवा के पठार का ही हिस्सा है, मालवा के पठार का ही भाग है। ये हाड़ौती प्रदेश में होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती पठार भी इसको कहते हैं। इस पठारी भाग में ये जो पठार है वो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा पूर्व मैदान से पृथक होता है और उधर मालवा के पठार से। ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कड़ी का कार्य करता है, पर्वतमाला के बीच लिंक का कार्य करता है, इन दोनों को जोड़ता है। इस पठारी भाग में काली मिट्टी का प्रसार अधिक है, काली मिट्टी का प्रसार है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपर्दन से हुआ है, चट्टानों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है काली मिट्टी। अब जो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो इसी पठारी भाग में स्थित है, जहां अभी हाल ही में बाघ परियोजना शुरू की गई है। अब हम अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। इसका विस्तार धौलपुर व करौली में है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी बलुआ चट्टानें हैं, इस क्षेत्र का निर्माण है वो बड़ी बड़ी बलुआ चट्टानों से हुआ है। क्लियर? ये कहां से आया रे? करौली और धौलपुर में जो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर इन्हीं चट्टाने भाग से, इन्हीं चट्टानों से निकाला जा रहा है, खनन किया जा रहा है। दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल किला वो धौलपुर करौली के इसी लाल पत्थर से बना हुआ है। अब अगला जो भाग है हम लेते हैं दक्कन लावा, लावा पठार। इस पठार को ऊपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। इस भौतिक जो भाग है, इस भौतिक प्रदेश को ऊपरमाल, ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस भौतिक जो प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश का जो विस्तार है वो है कोटा,
12 बूंदी व केसरोडगढ़। चित्तौड़ में। इस वजह से इसको, इस भौतिक प्रदेश को ऊपरमाल के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार कोटा, बारा, बूंदी व केसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इस पठारी भाग में भी काली जो मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है और काली मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस भाग में, इस पठारी भाग में जो प्रमुख फसलें हैं उसमें है कपास, सोयाबीन, धनिया। इनका प्रमुख रूप से उत्पादन इस पठारी भाग में होता है। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां जिसकी हमने पहले बात की वो इसी पठारी भाग में स्थित है, जहां बाघ परियोजना अभी शुरू कर दी गई है। अब इसका जो एक और जो भाग बचा है वो है झालावाड़ का। तीसरा जो भाग बचा इसका वह है झालावाड़ का पठार। इसका विस्तार झालावाड़ में है। ये मालवा के पठार का ही भाग है। मालवा के पठार का भाग है ये। यहां पर संतरा और अफीम प्रमुख रूप से पैदा होते हैं। झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, संतरा या सर्वाधिक उत्पादन हो झालावाड़ में ही होता है। यहाँ ही काली मिट्टी का ही विस्तार है। झालावाड़ जो जिला है वो राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो इस तरह से मोटे रूप में हम राजस्थान के भौतिक जो भाग हैं उसको 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं और ये 4 भाग ये थे। अब हम अगले अध्याय में राजस्थान के जो अंतः प्रवाह प्रणाली है उसका अध्ययन करेंगे।